हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। 8 अध्याय और 107 धाराएं। जी हाँ, इतनी ही धाराएं हैं इस अधिनियम में। काफ़ी लंबा चौड़ा अधिनियम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने सारगर्भित तरीके से कम समय में हम इस अधिनियम को कवर कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो जैसे मैंने बताया 8 अध्याय और 107 धाराएं इस अधिनियम में हैं। कब से प्रवृत्त हुआ, कब से प्रभावी हुआ ये अधिनियम प्रभावी हुआ, ध्यान देंगे, दिनांक 20 जुलाई 2020 से प्रभावी है। प्रभाव क्षेत्र की अगर हम बात करें, विस्तार, तो इसका विस्तार है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत। निरसन का मतलब इस अधिनियम ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, किसका स्थान लिया, महत्वपूर्ण है निरसन। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके पहले जो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसको इसने प्रतिस्थापित किया, यानी उसकी जगह इसने ली। परिभाषाएं। सामान्य रूप से क्या होता है कि जो भी अधिनियम होता है उसकी पहली धारा में उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया होता है। इसका संक्षिप्त नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। धारा 2 में दी गई होती हैं परिभाषाएं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कुछ मुख्य परिभाषाओं को हम समझते हैं। परिवाद। वाद का मतलब होता है कथन। तो परिवाद का क्या कथन है? परिवाद समझने से पहले अपन समझ लेते हैं परिवादी, वाद करने वाला कौन। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है तो इसमें कोई भी एक पक्ष होगा जो शिकायत करेगा अपने अधिकारों के हनन के लिए जिस भी प्रकार से, तो वो कहलाएगा परिवादी, जो अपने हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसी अनुतोष की अपेक्षा कर रहा होगा कि उसकी भरपाई हो, या फिर अगर उसको कोई गलत चीज मिली है, त्रुटि युक्त या सेवा आदि में कमी है, तो उसको रिप्लेस किया जाए, उसके बदले सही चीज उसको मिले, ऐसा जो अपेक्षा कर रहा है वो है परिवादी। तो ये कौन हो सकता है? ये उपभोक्ता हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है, और उपभोक्ता संगम हो सकता है। ये कोई एक व्यक्ति ना होकर समुदाय हो सकता है, उपभोक्ता संगम हो सकता है। कोई केंद्र या फिर राज्य सरकार हो सकती है, कोई प्राधिकरण हो सकती है। ये यानी ये सब वो पक्ष हैं जो अनुतोष की मांग कर रहे हैं। किसी ने गलत सेवा या गलत वस्तु बेची है, विक्रय किया है, उसके खिलाफ अनुतोष की मांग कर रही है ये पार्टी, ये है परिवादी। प्राधिकरण हो सकते हैं, उपभोक्ता समुदाय हो सकते हैं। उपभोक्ता के मृत्यु की दशा में, उपभोक्ता के मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अगर उत्तराधिकारी, अगर उपभोक्ता उपभोक्ता यदि नाबालिग है, अवयस्क है, उपभोक्ता यदि अवयस्क है तो अवयस्क उपभोक्ता के माता पिता या विधिक संरक्षण, माता पिता या जो विधिक संरक्षक हैं या अभिभावक हैं वो हो सकते हैं। ये सारे के सारे कहलाएंगे परिवादी, यानी हो सकते हैं परिवादी। परिवादी के द्वारा जो भी वाद किया जाए लिखित में, परिवादी के द्वारा जो लिखित वाद है
वो है परिवाद। ये बहुत संक्षेप में मैंने कहा कि लिखित में जो भी उसने वाद किया परिवाद है, यानी जो भी नुकसान हुआ उसकी वो भरपाई चाह रहा है, और लिखित में शिकायत कर रहा है कि फला फला चीज में जो है कमी या त्रुटि पाई गई है। तो परिवाद का मतलब क्या हुआ कि अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिनियम में यदि कोई अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान है, उपबंधित अनुतोष प्राप्त करने हेतु लिखित में किया गया अभिकथन कि जिस भी सेवा या वस्तु की बात हो रही है, सेवा या वस्तु में, क्रय की हुई सेवा या वस्तु में त्रुटि या फिर कमी है, जिनके भी समक्ष अनुतोष के लिए ऐसा किसी आयोग के समक्ष या प्राधिकरण के समक्ष या फिर न्यायालय में जो है, आगे हम देखेंगे, उपभोक्ता यदि लिखित में ये दे रहा है कि जो क्रय की हुई वस्तु या सेवा है उसमें त्रुटि या कमी है और इसलिए जो है इसकी भरपाई की जाए, अनुतोष प्राप्त किया जाए। कौन सा अनुतोष? जो कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित है, इस अधिनियम में ऐसा प्राप्त करने का उपबंध अगर है तो ऐसी लिखित में किया हुआ वाद जो है वो कहलाएगा परिवाद। चलिए, उपभोक्ता, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता की परिभाषा जो है किस अधिनियम में दी गई है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है। कौन हो सकता है उपभोक्ता? उपभोक्ता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी प्रतिफल के लिए, अभी देखिए यहां पर जो व्यक्ति है, उपभोक्ता की परिभाषा में ये जो व्यक्ति लिखा हुआ है, इस व्यक्ति से आशय किसी एक व्यक्ति से नहीं है। इससे मतलब है कि कोई भी एक पक्ष, वो व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है, कोई यूनिट हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, जो प्रतिफल के लिए यानी बदले में कुछ पाने के लिए क्या करता है? संदाय करता है। संदाय का मतलब पेमेंट करता है, या भागतः संदाय करता है, यानी पार्ट पेमेंट करता है, या संदाय का वचन देता है, यानी पेमेंट कर दूंगा ऐसा वचन देता है, या भागतः संदाय का वचन देता है, या डिफर्ड पेमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं आस्थगित संदाय करता है। कहने का मतलब प्रतिफल के लिए, वो प्रतिफल क्या हो सकता है? ये जो प्रतिफल की हम बात कर रहे हैं वो कोई वस्तु यानी माल या सेवाएं हो सकती है। यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए या सेवाएं पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, कोई व्यक्ति मतलब जैसे मैंने बोला, व्यक्ति मतलब वो यूनिट भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कोई जो है संस्था भी हो सकती है। यानी वो पेमेंट कर रहा है, यदि वो या पार्ट में पेमेंट कर रहा है, या पेमेंट करने का वचन दे रहा है, या पार्ट में पेमेंट करने का वचन दे रहा है, या फिर भविष्य में आस्थगित या डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि भविष्य में पेमेंट करूंगा, ऐसा यदि वो वचन दे रहा है या ऐसा पेमेंट यदि वो कर रहा है तो वो कहलाएगा उपभोक्ता। इस पेमेंट के प्रतिफल में, के बदले में उसको क्या मिल रहा है? वस्तु। यदि वो खरीदी कर रहा है, सामान यदि वो खरीद रहा है तो उसके बदले में उसको वस्तु मिल रही है,
और यदि वो सर्विसिंग करा रहा है तो उसके बदले में उसको मिल रहा है सेवाएं, सर्विस। चलिए आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता अधिकार की। उपभोक्ता अधिकार, अब जबकि उपभोक्ता जो है पेमेंट करके, किसी भी तरीके से पेमेंट करके कोई चीज पा रहा है, वस्तु या फिर सेवा, तो उसका क्या अधिकार बनता है कि वो जो वस्तु या फिर सेवाएं वो उसको मिल रही है वो उसकी आशा के अनुरूप मिले, या फिर कम से कम ऐसा मिले जैसा कि उसमें दावा किया गया हो। यानी जैसे कोई वस्तु बेची जा रही है और उसके जो रैपर है उसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें फला फला चीज है, इस स्थिति में है, तो उसको इस स्थिति में मिलना चाहिए उपभोक्ता को। तो ये उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको इस संदाय के बदले में जो है सही वस्तुएं, सही क्या बोलते हैं, सेवाएं मिले। इसके अलावा क्या क्या उसे हम देखते हैं। तो अगर कोई ऐसी वस्तु बेची जा रही है जिससे क्रेता के, खरीदने वाले के जान माल को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी वस्तु ना बेची जाए, इसका उसके खिलाफ जो है संरक्षण का, यानी ऐसे माल या सेवा या उत्पाद जो कि जीवन के लिए हानिकारक है, के विक्रय के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है उसे। इसके अलावा अगर संभव हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो संभव हो तो बीमा कराए जाने का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में ज्यादातर होता है, बीमा कराए जाने का। प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पहुंच का, भाई एक ही प्रकार की वस्तुएं या फिर सेवाओं के लिए हो सकता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमतें चल रही हों, तो उसको यह अधिकार हो कि वो अपने अनुसार चुन सके कि भाई जहां पे उसको ठीक लगे जो कीमत, तो वो वैसा वो ले सके। तो प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर, कॉम्पिटिटिव वैल्यू, जो प्राइजेस हैं उस पर उसके पहुंच का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा जो है जो क्वालिटी है, यथास्थिति उत्पादों, मालों या फिर सेवाओं की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता आदि के विषय में सूचित किए जाने का, जैसे डिब्बा बंद जो चीजें बेची जाती है उसमें उसके बारे में सूचना दी जाती है। अगर एक मिक्सचर का पैकेट भी आप खरीदते हैं तो उसकी मात्रा क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कैलोरीज वैल्यू वगैरह जो है इसमें लिखी हुई होती हैं, तो इसके बारे में सूचना पाने का जो है उसको अधिकार है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है सेवा में और उसकी वो शिकायत करना चाहता है, तो उसको सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। समुचित मंच पर जो है, समुचित मंच यानी किसी न्यायालय के समक्ष या फिर आयोग के समक्ष अगर समस्या है तो उसकी विचारण का, समुचित मंच पर ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों के विचारण का। अनुचित व्यापार व्यवहार या अनैतिक दोहन यदि होता है उसका, अनैतिक दोहन के विरुद्ध अनुतोष पाने का, कि उसकी भरपाई हो,
ये सारे जो हैं उपभोक्ता के अधिकार हैं। अगर व्यापारी जो है गलत तरीके से व्यापार करता है, आपको जैसे ठगने जैसी घटनाएं होती हैं, या वस्तु या फिर सेवा को प्रदान करने में आपके खिलाफ जो है आपको जो है मानसिक क्षति वगैरह होती है, प्रताड़ना आप अगर झेलते हैं, तो इन सब के विरुद्ध जो है आप अनुतोष पा सकें, इनकी भरपाई आपको हो सके, ऐसा अधिकार जो है उपभोक्ता को अधिकार है। इसके अलावा जो है उपभोक्ता जागरूकता का उसे अधिकार है, यानी अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार भी जो है उसको है। चलिए आगे हम जानते हैं, इसी में जो है इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता, इसको भी परिभाषित किया गया है। इसके बारे में ऐसे ही जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता का मतलब ऐसे फर्म, कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स के लिए, यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म या फिर मंच प्रदान करते हैं। इसमें वो सारे जो फर्म हैं आ जाएंगे, या सारी कंपनीज हैं, जैसे आपका मिंत्रा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX वगैरह या मीशो वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं विक्रेता और क्रेता के बीच में, एक प्लेटफॉर्म जो प्रदान कर रहे हैं ताकि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकें, इन सब को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता। तो ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता का मतलब आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी की सेवा देने वाला कोई दुकान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता का मतलब क्रेता विक्रेता के बीच में ऐसा एक मंच देने वाला, जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो ई शॉपिंग है यानी ई कॉमर्स जो है वो हो सके। ये हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता। सेवा या सर्विस का मतलब समझते हैं। तो इसकी परिभाषाओं में सेवा से तात्पर्य है किसी भी प्रकार की सेवा जो उससे संबंधित उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जानी है सशुल्क। किसी भी प्रकार की सेवा जो उसके उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जानी है, या फिर कराई जाती है। तो ये जितनी आपकी सेवाएं हैं, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, उसके अलावा परिवहन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या आपके फ़ोन हो गए, दूरसंचार, होटल यानी भोजन, रहना खाना आदि हो गया। इसके अलावा टीवी, डिश, मनोरंजन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कहलाएंगी सेवा। सशुल्क सेवा, तो एक्चुअल में जो सशुल्क होती है, शुल्क जिसके लिए लिया जाता है वही है सेवा। तो निशुल्क सेवा जो है इसमें शामिल नहीं होगी, शामिल नहीं है इसमें निशुल्क सेवा या फिर जो व्यक्तिगत सेवा है, व्यक्तिगत सेवा घर में जैसे हम करते हैं अपने माता पिता का या फिर अपने नाते रिश्तेदारों का, वो सेवा इसमें शामिल नहीं होगी। उसके अलावा संविदा के अधीन जो सेवा है, संविदा के अधीन सेवा, ध्यान देंगे, ये सेवा में शामिल नहीं होगी। एक वर्ड है जो इसमें परिभाषित हुई है, अपहानि। ये आगे आएगा जब भी हानि वगैरह की बात होगी, यानी उपभोक्ता को जो हानि हुई है उसमें ये वर्ड आएगा अपहानि। तो अपहानि का मतलब क्या है कि जो वस्तु या फिर सेवा, जो माल एक्चुअल में जो वस्तु खरीदी गई है उसको जो हानि हुई है, यानी उसमें खुद जो नुकसान हुआ है उसको छोड़कर उसके कारण उपभोक्ता को जो भी परेशानी हुई है, यानी कहने का मतलब है कि स्वयं उत्पाद से भिन्न, यानी जो उत्पाद खरीदी गई है उससे भिन्न संपत्ति
को हानि किस प्रकार हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं, या व्यक्तिक हानि है, इसके अलावा जो है मानसिक तनाव आदि इसके वजह से अगर होता है, रुग्णता यदि होती है, यदि मृत्यु आदि हो जाती है, या सेवाओं की कमी होती है, ये सभी जो हैं अपहानि है। कहने का मतलब, जैसे आपने कोई एक वस्तु खरीदी, मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर खरीदा, क्योंकि वो वारंटी थी, उसमें कहा गया था कि ये जो है इस प्रकार से काम करेगा, परंतु उसमें कोई त्रुटि थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, मान लो उसके कारण जो है आपके घर में आग लग जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न हुई। आपको जो जो भी हानि हुई उससे जो है हो सकता है कि व्यक्ति को हानि हो जाए, और उसके कारण जो भी मानसिक वेदना होती है, जो भी परेशानी होती है, जो भी कष्ट आप झेलते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है अपहानि में शामिल है। चलिए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। तो अध्याय 1 में ये सब था, आपका जो है टाइटल था, परिभाषाएं वगैरह थी। अध्याय 2 में चलते हैं, वहां से चालू होता है आपका धारा 3। अध्याय 2 और धारा 3 यहां से प्रारंभ होता है। 2 में तो आपकी परिभाषाएं थी, तो धारा 3 में ये दिया गया है कि केंद्र सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा एक केंद्रीय परिषद की स्थापना कर सकेगी। कौन सी केंद्रीय परिषद? उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना केंद्र सरकार करेगी, तब ये कहलाएगी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो सबसे पहला है केंद्रीय परिषद, और राज्य जब अधिसूचना जारी करके राज्य स्तर पर ऐसी कोई परिषद की स्थापना करेगी तो राज्य परिषद, और जिला स्तर पर स्थापना करेगी तो जिला परिषद। तो तीनों परिषद के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय परिषद। केंद्रीय परिषद मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय परिषद शॉर्ट नाम है इसका। कहने का मतलब है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सीसीपीसी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, केंद्रीय परिषद। तो स्थापना, जैसा हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर इसकी स्थापना कर सकती है। और ध्यान देंगे कि ये जितने भी परिषद हैं, चाहे वो राज्य परिषद हो या जिला परिषद हो या फिर केंद्रीय परिषद हो, ये सलाहकार परिषद होंगे। सलाहकार परिषद होंगे। बात करते हैं सदस्यों की। तो सदस्यों में एक जो है वो अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होंगे इसके, वो उपभोक्ता मामलों के जो भी प्रभारी मंत्री होंगे केंद्र में, वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, केंद्र में बात कर रहे हैं तो केंद्र में जो प्रभारी मंत्री होंगे वो होंगे इसके पदेन अध्यक्ष। राज्य में बात करेंगे तो राज्य के जो भी उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे वो उनके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो है शासकीय अशासकीय सदस्य होंगे इसके। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि अधिनियम ये कहता है कि इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है ऐसा परिषद जो है बनाया जा सकता है, और ऐसा करने का अधिकार जो होगा केंद्रीय सरकार को होगा, राज्य सरकार को होगा। अधिसूचना जारी करके वो ऐसा
कर सकती है, उसका एक अध्यक्ष होगा जिसका जो होगा उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे, ऐसा अधिनियम में दिया होगा है। सदस्य जो होंगे शासकीय सदस्य होंगे, कितनी संख्या में होंगे, कौन कौन होंगे, इसके बारे में अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। अधिनियम ये शक्ति देता है कि इससे संबंधित नियम जो है केंद्र बना सकती है। तो इससे संबंधित नियम जो है केंद्र ने बाद में बनाए हैं, और ये सारे नियम जो है अधिसूचना के द्वारा बाद में बनाए गए हैं, ध्यान देंगे। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे, लेकिन इन सदस्यों का विवरण जो है अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। ये सदस्य जो हैं बाद में नियम बनाकर, अधिसूचना में एक नियम बनाकर जो है बनाए गए हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं इसके सदस्य? अध्यक्ष के बारे में हमने देख ही लिया कि मामले के जो प्रभारी मंत्री होंगे वो होंगे इनके अध्यक्ष होंगे। सदस्यों की हम बात करें तो जो राज्य मंत्री हैं, अगर उनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं है, यानी मामले के, कौन से मामले के? उपभोक्ता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री, प्रभारी राज्य मंत्री जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। 2 संसद, एक जो है राज्यसभा से और एक जो है लोकसभा से, इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो प्रशासक हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो, उसके अलावा जो है 2 राज्यों के मंत्री, 2 राज्यों के इसी मामले की, यानी उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री होंगे भी। तो अब ये राज्य कौन से 2 राज्य होंगे और प्रशासक जो है कौन से यूनियन टेरिटरी की बात है, तो ये जो है ये बदलते रहेंगे, यानी आपके चक्रानुसार इसमें परिवर्तन होता रहेगा। उसके बारे में अनुसूची हालांकि इसमें दी हुई है कि कौन कौन से राज्य हैं, और उसके अनुसार वो आपको जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये जानिए कि ये जो राज्य हैं और ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश, इनका क्रम जो है बदलता रहेगा चक्रानुसार, यानी बारी बारी से आते रहेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रार हैं। कौन से रजिस्ट्रार? तो प्रतितोष आयोग, इसके बारे में हम देखेंगे, प्रतितोष आयोग के बारे में आगे देखेंगे, वो होंगे इनके सदस्य। इसके अलावा जो आयुक्त होंगे, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। आयुक्त, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के जो आयुक्त होंगे वो। इसके अलावा उपभोक्ता जो संगठन है उनके प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि कितने कितने संख्या में होंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है इनके सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, अधिकतम 36 सदस्य होंगे, ये नियम में बाद में दिया गया है, मैक्सिमम 36 सदस्य। 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी इसके बाबत, 15 जुलाई 2020 को। उसमें ये सब नियम दिया हुआ है कि कौन कौन जो है सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 36 सदस्य हो सकते हैं इसमें, केंद्रीय परिषद में। कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष का होगा। इस परिषद का जो कार्यकाल होगा ये 3 वर्ष का होगा। और त्याग पत्र अगर कोई सदस्य देना चाहे तो वो अध्यक्ष को दे सकते हैं, अध्यक्ष को लिखित रूप से प्रेरित कर सकते हैं। कार्यकाल, त्यागपत्र, सदस्य कौन होंगे, कैसे होंगे, इन सब का विवरण जो है, जो नियम बनाए गए हैं बाद में अधिसूचना के माध्यम से, उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा अधिनियम में दिया हुआ है कि बैठक कब कब किया जाएगा,
तो बैठकों की अगर हम बात करें, बैठकों की बैठक, ये जो केंद्रीय परिषद की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो बैठकें होंगी वर्ष में कम से कम एक बार होगी। आवश्यकता अनुसार तो होगी, लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार इससे ज्यादा भी हो सकती है। बैठकें जो है, बैठक का जो स्थान होगा वो, बैठक का स्थान जो है, अब चूंकि ये सामान्य रूप से राजधानी में है, दिल्ली में, तो वहां पर होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे स्थान पर बैठक करना चाहते हैं तो ये अध्यक्ष के ऊपर है, ये अध्यक्ष की शक्ति के ऊपर है कि स्थान जो है वो अध्यक्ष तय करेगा। अध्यक्ष तय करेगा कि कहां पर जो है बैठक होनी है। तो ये हो गया, बैठक साल में कम से कम एक बार होना है, स्थान जो है अध्यक्ष तय करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा हमने बताया कि ये सलाहकार परिषद है, तो सलाहकार परिषद है तो इसके बाबत जो है, किसके बाबत? उपभोक्ता संरक्षण के बाबत जो है, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण संवर्धन के बाबत जो है सलाह दे सकता है, क्योंकि सलाहकार परिषद है। तो ये हमने देखा केंद्रीय परिषद के बारे में। अगला हम देख लेते हैं राज्य परिषद और जिला परिषद, जिनका गठन जो है राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके करेगी। दोनों को एक साथ देखते हैं, यानी आपका राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और दूसरा हम बात कर रहे हैं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। दोनों की जो स्थापना है वो राज्य सरकार करेगी। अच्छा, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वो धारा 6 के अंतर्गत है, धारा 6 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था है, और जिला उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था है धारा 8 के अंतर्गत। स्थापना जो है दोनों की राज्य सरकार करेगी, अधिसूचना जारी करके। दोनों की क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सदस्य होंगे। जैसा केंद्रीय परिषद में हमने देखा, जो आवश्यक चीजें हैं वही बस याद रखेंगे कि दोनों की अधिसूचना जो है, यानी दोनों की जो स्थापना है वो राज्य सरकार कर रही है अधिसूचना जारी करके। अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में तो जो है आपके मंत्री होंगे, मंत्री जो भी उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री होंगे, प्रभारी मंत्री जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे, जो उपभोक्ता मामलों के प्रभार में होंगे, वो होंगे आपके अध्यक्ष। ये तो हो गई राज्य में। जिला में तो ऐसा कोई है नहीं, जिला में तो मंत्री ऐसे होते नहीं हैं, तो वहां जो होगा अध्यक्ष वो होगा कलेक्टर। तो अध्यक्ष होगा वहां पर जिला में कलेक्टर, ये ध्यान रखेंगे। सदस्य तो 10 शासकीय सदस्य होंगे। इसमें कौन होंगे, कैसे होंगे, ये आपको ध्यान रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है यहाँ पर इसके लिए। और यहाँ पर भी जो हैं सदस्य शासकीय गैर शासकीय सदस्य होंगे। आप तो ये ध्यान रखिए कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसका अध्यक्ष जो होता है वो कलेक्टर होता है। बैठक के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद था उसकी बैठक साल में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है। इनकी जो है साल में कम से कम
2 बैठक होनी जरूरी है। बैठक, एक तो आवश्यकता अनुसार तो बैठक होगी ही, आवश्यकता अनुसार, उसके अलावा वर्ष में कम से कम 2, और सेम है यहां पर भी, आवश्यकता अनुसार तो बैठक होगी ही, इसके अलावा साल में कम से कम 2 बैठकें करनी है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बस इतना ही जानिए। चलिए अध्याय 3 चलते हैं अपन। अध्याय 3, तो 2 अध्याय में हमने देखा ये सारे जो राष्ट्रीय और राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद थे, इन सब के बारे में दिया हुआ है अध्याय 2 में। अध्याय 3 की धारा 10 की हम बात कर रहे हैं। इसमें ये उपबंध दिया गया है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एक अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की जाए। ये दिया हुआ है धारा 10 में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण धारा 10, इसकी जो स्थापना है वो केंद्र सरकार करेगी अधिसूचना जारी करके। देखिए जितने भी प्राधिकरण, जितने भी आयोग आदि की स्थापना हो रही है अधिसूचना जारी करके हो रही है, तो ये याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर इसकी स्थापना की जाएगी। संरक्षण परिषद क्या कर रही थी? संरक्षण परिषद जो है ये सलाहकारी परिषद थी। ये जो थी ये सलाहकार परिषद थी, इससे संबंधित मामलों पर सलाह दे सकती थी। प्राधिकरण अथॉरिटी क्या करेगी कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नियम, अधिनियमों आदि का विनियोजन करेगी, उनका प्रवर्तन करेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं के अधिकारों, उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहार या गलत तरीके के भ्रामक विज्ञापन अगर होते हैं, मिथ्या या फिर भ्रामक विज्ञापन आदि का विनियमन करेगी, नियम बनाएगी उससे संबंधित, विनियमन करने और एक वर्ग के रूप में, उपभोक्ता को एक वर्ग मानते हुए एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन व प्रवर्तन करेगी। ये है इसका उद्देश्य। इसमें क्या होगा, क्योंकि प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, तो इसमें जो है एक आयुक्त होंगे। इन सब के बाबत जो है एक आयुक्त होना है, इसके बारे में जो है इस अधिनियम में दिया हुआ है। तो एक जो है मुख्य आयुक्त होंगे, इसके लिए आयुक्त यानी कमिश्नर होंगे, और उसके अलावा जो है अन्य आयुक्त होंगे इसमें। क्योंकि अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, इसलिए इसमें अध्यक्ष, सदस्य आदि नहीं होंगे। एक आयुक्त होंगे,
मुख्य आयुक्त, उसके अलावा जो है अन्य आयुक्त होंगे, अपर सहायक आदि हो सकते हैं, जो अन्य आयुक्त हम इसको कह रहे हैं। इसका जो मुख्यालय होगा राजधानी क्षेत्र होगा, मुख्यालय राजधानी, तो दिल्ली जो है इसका मुख्यालय होगा। चाहे तो प्रादेशिक कार्यालय जो हैं, प्रादेशिक कार्यालय खोले जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था जो है अधिनियम में की हुई है। प्राधिकरण में जो भी भर्तियां होंगी या उनके जो भी वेतन भत्ते आदि होंगे, उनका निर्धारण जो है केंद्र सरकार करेगी अधिसूचना जारी करके। यानी इसके भर्ती से संबंधित जो भी नियम आदि होंगे कि प्रक्रिया कैसी अपनाई जाएगी, वेतन भत्ते आदि क्या होंगे, ये सब नियमों को जो है अधिसूचना जारी करके सरकार, केंद्र सरकार जो है बना सकती है। और केंद्रीय प्राधिकरण कोई कार्यवाही अगर करती है, हमने पिछले अधिनियम में भी देखा कि ऐसे प्राधिकरण, ऐसे अथॉरिटीज अगर कोई कार्यवाही करती हैं तो ये कार्यवाही जो है सिर्फ इसलिए मतलब अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसमें कोई त्रुटि पाई गई है। ध्यान देंगे, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आयुक्त, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का आयुक्त है, अगर वो कोई फैसला देता है, अगर वो कोई कार्यवाही करता है, तो वो कार्यवाही सिर्फ इसलिए अविधिमान्य यानी कि गैर कानूनी नहीं होगा क्योंकि इसकी भर्ती में, यानी मुख्य आयुक्त आदि कर्मचारी के जो है भर्ती आदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि है, या फिर उसमें लिपिक की कोई त्रुटि है, या फिर प्राधिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कोई अनियमितता है, इन सब चीज़ों का असर जो है, जो कार्यवाही की जाएगी उस पर नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, वो अपनी शक्तियों को, अपनी जो उनका जो अधिकार क्षेत्र है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो किसी और को, यानी किसी और आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकता है, उन्हें अपने अधिकार दे सकता है इस बाबत की मेरे जो अधिकार हैं उन पर आप काम करिए। ऐसा आयुक्त जो है अपनी शक्तियों को दूसरे आयुक्तों पर प्रत्यायोजित कर सकता है। ये जो केंद्रीय प्राधिकरण है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसके अधीन में एक रिसर्च टीम भी हुए करेगी, यानी एक अन्वेषण खंड भी हुआ करेगा। है ना, इसके पास जो है प्राधिकरण के पास जो है एक रिसर्च डिवीजन होगा, अन्वेषण खंड, एक अन्वेषण खंड होगा जिसकी अध्यक्षता जो है, यानी इसका जो हेड होगा वो महानिदेशक हुआ करेगा, महानिदेशक की अध्यक्षता में। ये इसी के अधीन जो है काम करेगा। और इसकी नियुक्ति जो है, इस महानिदेशक की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार किया करेगी, केंद्र सरकार जो है इसको नियुक्त करेगी। चलिए, ये तो हुई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात। ऐसी कोई प्राधिकरण जो है राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। हर चीज का जो है केंद्र, राज्य, जिला नहीं होगा। ये जो प्रादेशिक कार्यालय खोले हैं ये जरूर जो है राज्यों में हो सकते हैं, जो प्रादेशिक कार्यालय जो खुले गए हैं, और वहां पर जो है आयुक्त बैठेंगे। चलिए, अगला, जिला कलेक्टर को जो है शक्ति दी गई है इससे संबंधित, और वो शक्ति क्या है कि केंद्रीय जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त, जो केंद्रीय प्राधिकरण में बैठते हैं, या फिर जो प्रादेशिक कार्यालय के जो आयुक्त हैं, वो जो भी निर्देश करेंगे उनके अनुसार जो है कलेक्टर जो है जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इनके समक्ष अगर शिकायत करनी हो, यानी आयुक्त के समक्ष अगर शिकायत करनी है, चाहे प्रादेशिक कार्यालय में या फिर
आपके केंद्रीय में, तो ये जो शिकायत है आप लिखित रूप से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ईमेल्स वगैरह के माध्यम से भी शिकायत जो है की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है इसकी शक्तियां क्या क्या है। तो जैसा हमने देख लिया कि उद्देश्य में पता चलता है कि अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन का काम जो है ये करेगा। यही सारी चीजें जो है उसकी शक्तियों में भी रहेंगी। चलिए देखते हैं इस प्राधिकरण की शक्तियां। शक्तियां तो जो उद्देश्य में हमने देखा था, पहली शक्ति है कि उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन व प्रवर्तन करने की शक्ति जो है प्राधिकरण के पास है। अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अगर उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका निवारण अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का निवारण ये सुनिश्चित करना कि जो भी मिथ्या या फिर भ्रामक विज्ञापन है या फिर गलत तरीके के व्यापार के जो संव्यवहार हैं वो सब ना हो। ये सुनिश्चित करना कि भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार ना हो। इसके अलावा शिकायत अगर आती है तो शिकायतों की जांच के लिए आयोगों के बारे में अभी हम देखेंगे। जो भी राष्ट्रीय, राज्य या फिर जिला आयोग जिनके बारे में हम आगे देखने जा रहे हैं, तो उन आयोगों को ये फाइल करना, शिकायतों की जांच आयोगों को फाइल करना। इसके अलावा अगर आयोग जो उस पर कार्यवाही कर रहे हैं उसमें मध्यक्षेप करना, कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करना, हस्तक्षेप करना नहीं भाई, मध्यक्षेप करना, ये सब जो है। और उपभोक्ता के जो भी अधिकार हैं उनसे संबंधित जो भी नियम आदि हैं उनका पुनर्विलोकन करना और उसमें यदि सुधार की कोई गुंजाइश बनती है तो तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उपभोक्ता अधिकार के सुरक्षा के जो भी उपाय हैं, सुरक्षा के उपायों का पुनर्विलोकन करना और सिफारिशें देना उससे संबंधित, ये जो है। इसके अलावा इस क्षेत्र में यानी उपभोक्ता अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान, अभी हमने बात की कि प्राधिकरण के पास जो है एक अनुसंधान खंड होगा जिसमें महानिदेशक हेड होंगे। तो उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत जो है उपभोक्ता अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कराना, इसके अलावा जागरूकता का प्रसार करवाना, किन किन माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से और मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से।
ये सारी जो शक्तियां हैं ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास है। अब अगर कोई जांच होती है शिकायत आदि का, शिकायत की जो जांच होती है उसके लिए जिसके खिलाफ शिकायत है उसको सुनवाई का अवसर देना पड़ता है। ये हर जगह, यानी जांच के पश्चात जो भी आदेश दिया जाएगा वो आदेश से पूर्व, ये हर अधिनियम में है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी कह दे रहे हैं कि शिकायतों की जांच के पश्चात आदेश से पूर्व, अंतिम आदेश से पूर्व जो है सुनवाई का समय दिया जाता है, सुनवाई का अवसर व समय देकर उसके पश्चात ही अंतिम आदेश जो है दिया जाता है। अब अगर कोई आदेश दे दिया गया तो दंड क्या क्या है? दंड को हम लोग अधिनियम की भाषा में कहते हैं शास्ति, शास्ति या फिर दंड। हालांकि इनके बारे में बाद में भी देखेंगे। तो जैसे भ्रामक विज्ञापन या मिथ्या विज्ञापन अगर दिखता है, यानी कहीं पर कोई ऐसा विज्ञापन दिया गया है जो मिसलीड करता है, जो वास्तव में नहीं है, तो भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन के केस में क्या हो सकता है कि इस केस में या तो जो है पहला, इस विज्ञापन को जो है, विज्ञापन को बंद करने का आदेश दे सकता है, विज्ञापन को बंद करने का आदेश। इसके अलावा या फिर इसके साथ जो है 10 लाख तक का जुर्माना, इसके अलावा या इसके साथ में जो है 10 लाख का जुर्माना इस पर लगाया जा सकता है। किस पर? विज्ञापन देने वाले पर, विज्ञापन का प्रचार प्रसार करने वाले पर ये जो है जुर्माना लग सकता है, यानी विनिर्माता, विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक पर, जो विनिर्माता है उस प्रोडक्ट का, या जो प्रसारक है, या विज्ञापन देने वाला, या विज्ञापन का प्रसार करने वाला, इस पर जो है ये जुर्माना लग सकता है, 10 लाख तक का जुर्माना। अगर व्यक्ति हो, पक्षकार, पक्षकार यदि कोई व्यक्ति हो, यानी विज्ञापन करने वाला पक्षकार यदि कोई व्यक्ति हो, यानी कोई फर्म, इंस्टीट्यूट ना हो, यदि व्यक्ति हो, तो उस पर जो है 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यानी 10 लाख का जुर्माना आप याद रखेंगे। आदेश पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा हर कंडीशन में। इसकी अपील कहां कर सकते हैं? इस आदेश के विरुद्ध अपील कहां कर सकते हैं? तो ये अपील किया जा सकता है राष्ट्रीय आयोग को। इन आयोगों के बारे में हम अभी देखेंगे, राष्ट्रीय आयोग को। ध्यान देंगे 30 दिनों के भीतर, आदेश के 30 दिनों के भीतर। इस प्रकार के जो समयावधि होते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 30 दिनों के भीतर, यानी जब आदेश पारित हुआ उसके 30 दिनों के भीतर जो है राष्ट्रीय आयोग को इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अब हम चलते हैं आयोगों के पास। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, यानी वो आयोग जो प्रतितोष देने का, उसके खिलाफ जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई करने का संबंधी जो निर्णय आदि लेगा, उस आयोग के पास हम चलते हैं।